देखिए रेडी। चलिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में सेमेस्टर वन का जब आप सिलेबस देखेंगे, सेमेस्टर वन का अकाउंट्स का सिलेबस, सेमेस्टर वन का अकाउंट्स का सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में क्या है। तो सेमेस्टर वन का अकाउंट्स का सिलेबस हम लोग का ये है कि चैप्टर तो वैसे बहुत सारा है, तो उसको ब्रेक कर करके आपको हम लिखवा दे रहे। कॉपी निकाल लीजिए और ब्रेक कर करके लिखते जाइए कि जो एकदम डायरेक्ट चैप्टर का नाम, ये चैप्टर का नाम है, इतना मार्क्स का ही आएगा, हमको इतना पढ़ना है। चलिए लिखिए, पॉइंट नंबर 1 कंसाइनमेंट, स्पेलिंग भी लिख दे रहे बोर्ड में। कंसाइनमेंट, ये सब नाम आप पहले नहीं सुने होंगे, समझे ना, अभी सब पहले बार सुन रहे। कंसाइनमेंट 10 मार्क्स का। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, ये भी बेटा 10 मार्क्स का। सेल बैलेंसिंग, ये भी है 10 मार्क्स का। डेप्रिसिएशन, ये भी है 10 मार्क्स का। तो आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा। सिंगल एंट्री, सिंपल नाम ही लिखिए आप, सिंगल एंट्री सिस्टम 10 मार्क्स का। आप ऐसे नंबरिंग करके उतारते आइएगा। उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल एंट्री दोनों में से कोई एक करना रहेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। सिंगल एंट्री और एनपीओ, जो एनटीओ भी बोलते हैं उसको, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों का अकाउंट्स में से कोई एक ही चैप्टर आपको करना रहेगा एग्जाम में। मतलब एग्जाम में दोनों रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, दोनों नहीं करना रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 बोलिए आप। सिंगल एंट्री और एनपीओ शॉर्ट में लिख लीजिए, फिर तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही। शॉर्ट में नाम लिख लीजिए, याद रहेगा कि हाँ ये सब चैप्टर पढ़े, ये सब चैप्टर बाकी है। हीरो का एंट्री हो रहा, फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। उसके बाद सेल्स ऑन अप्रूवल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 5 मार्क्स आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। सेल्स ऑन अप्रूवल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन 99% ये आता ही है, बट इसमें भी ऑप्शन है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आएगा तो 5 मार्क्स नहीं आएगा। शॉर्ट में रफली लिख लीजिए। कंसाइनमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, सेल बैलेंसिंग, डेप्रिसिएशन, सिंगल एंट्री, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, सेल्स ऑन अप्रूवल। बाबा कितना चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन अच्छे से लिख लीजिए आप, पवित्र से एकदम पहला पेज में। देखिए सेल्स ऑन अप्रूवल और रेक्टिफिकेशन ये सब कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, क्योंकि ये थ्योरी वाला सेक्शन में चला जाता है। बट उस रेक्टिफिकेशन ज़्यादातर टाइम में आ ही जाता है, बात समझे। लेकिन ऊपर का जितना चैप्टर लिखे ना यहाँ तक, ये सब आपका पेपर में रहेगा ही रहेगा, ये सब। अब प्लस थ्योरी, इतना आपको पढ़ाई करना है पूरा सेम 1 प्लस थ्योरी, समझे। प्लस थ्योरी लिख दिया शॉर्ट में। लगभग समझिए 10 मार्क्स का थ्योरी वो लोग कंपलसरी दे ही देते हैं, कभी कभी 15 मार्क्स का भी थ्योरी दे देते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। इसमें कुछ एक आध तो चैप्टर का नाम आप पहले सुने हो, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर आपका नया भी है इसमें, बात समझे ना। जैसे कंसाइनमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, सेल बैलेंसिंग, डेप्रिसिएशन 11 में था, लेकिन 11 में बहुत बेसिक पढ़ते हैं हम लोग, बस खाली फॉर्मेट वॉर्मेट सीखा, बेसिक सम्स क्या हो गया। लेकिन 12 में आदमी उसको डिटेल में पढ़ेगा, ये सेमेस्टर 1 में डिटेल में आप उसको पढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए ये हम लोग का पूरा 6 महीना में, 6 महीने, साल भर बोलना गलत होगा, पूरा 6 महीना का पढ़ाई आपका। आज जून स्टार्ट हो रहा कल से, तो माय डियर स्टूडेंट आपका नेट एकदम समझ लीजिए दिसंबर का लास्ट में या जनवरी का फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम प्रोबेबली आ जाएगा, बस समझिए। अगर थोड़ा एकेडमिक स्टार्ट होने में लेट हो गया तो जनवरी के लास्ट में आ जाएगा आपका एग्जाम, बस समझिए। लेकिन सिलेबस थोड़ा वास्ट है, सेम 1 का हर एक चैप्टर का सिलेबस का जो है थोड़ा वास्ट है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू पढ़ाई अपना। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नया चैप्टर यही है, इसी से स्टार्ट करेंगे। कॉपी में हेडिंग दीजिए कंसाइनमेंट, कॉपी में हेडिंग दीजिए कंसाइनमेंट, नया पेज में दीजिएगा, नया पेज में हेडिंग दीजिएगा, कंजूसी नहीं। नया पेज में हेडिंग दीजिएगा, कंजूसी नहीं। फिर कंजूसी कर रहे हो आप अभी से। बस एक तो पवित्र से लंबा कॉपी बना लीजिएगा, छोटा कॉपी में मत लिखिएगा अकाउंट्स, बड़ा कॉपी बनाइए, क्योंकि एक तो सम्स ऐसा होगा ना जो 1.5 पेज का सम्स होगा, 2 पेज का सम्स होगा। और सम्स में देखो अकाउंट्स बहुत अच्छे से सीखना होगा आपको, क्योंकि सेमेस्टर 1 में मार्क्स जो है ना बहुत टफ चेकिंग करते हो लोग अकाउंट्स का,
और सेम वन में आपका सिलेबस जो है सिलेबस भी बड़ा है, छोटा मोटा भी गलती करेगा ना मार्क्स कट जाएगा। बस ना, इसीलिए एकदम ध्यान से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। पहला टॉपिक है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के बारे में सिर्फ आपको डिटेल में बताते हैं। कंसाइनमेंट चैप्टर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई बात ही नहीं, कंपलसरी चैप्टर है और 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। और भाइयों और बहनों, बड़ा सा एक तो सम्स देगा, पवित्र से आपको बनाना है और हम लोग भी सम्स करेंगे। कोचिंग का बुक जो है, बुक का PDF आपको भेजा हुआ है, बुक भी अब रेडी है, खाली कवर पेज बनाना बाकी। इस साल का कवर पेज बनाएंगे, बुक रेडी रहेगा। सारा बुक ही हम लोग का रेडी है, सारा स्टडी मटेरियल रेडी है, बस समझे, खाली बुक का कवर डालेंगे, बस खत्म, बस समझे। तो सारा बुक अगर आप हमसे लोगे तो आपको 500 देना है। 4 बुक आपको हम उसमें देंगे, एक तो अकाउंट्स का, एक तो आपका ऑल सब्जेक्ट थ्योरी का 118 पेज का PDF है वो, उसके एक तो आपको देंगे खाली MCQ कैप्सूल, उसका खाली MCQ है, खाली MCQ तीनों सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का, लॉ का, मैनेजमेंट का। और एक तो बुक आपको देंगे इसका स्टैट्स का। 4 बुक आपको हम देंगे 500 रुपये में। और बाकी आपको कोई बुक लेना ही नहीं पड़ेगा मार्केट से, मार्केट का कोई रेफरेंस बुक आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। कॉलेज में जाओगे ना, स्कूल में क्या होता था, टीचर फोर्स कर देते बुक लेके आओ, बुक लेके आओ, बुक लेके आओ। और बहुत सारा बुक देखो ना, 12 वाला स्कूल घर में ऐसे का ऐसे पढ़ा होगा, पढ़ता आदमी नोट से ही है। तो सेम वन में ऐसे, सेम वन में तो वो भी छाप नहीं, सेम वन में कॉलेज आपको कुछ नहीं बोलेगा। सबसे अच्छा चीज़ क्या बोले तो सेमेस्टर वन में कॉलेज आपको टोकेगा ही नहीं, कॉलेज को मतलब ही नहीं आपसे, टीचर लोग को भी मतलब नहीं, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो मतलब नहीं, अपना जो करना है भाई करो। तो आपको क्या करना है, कोचिंग वाला ही बुक लेना है। आपको अगर हमसे लेने में दिक्कत हो आप जीरोक्स करा सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए, बात समझे। लेकिन ले लीजिएगा क्योंकि वही पढ़ के आपको एग्जाम देना है, पूरा साल भर को 6 महीना वही पढ़ाई करना है। अभी से लेकर 3rd ईयर तक हर एक सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का बुक बना हुआ है हम लोग, बात समझ, स्टडी मैट। तो आपको अलग से कोई बुक लेना नहीं पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, भाइयों और बहनों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे मान लीजिए हम बिजनेस खोल रहे, चला रहे, हम मान लीजिए कोलकाता में बेचते हैं, क्या बेचते हैं, कोई सामान का नाम बताइए। कोलकाता में मान लीजिए हम मान लीजिए हम साड़ी बेचते हैं, क्या बेचते हैं बाबू, साड़ी। कोलकाता में क्या बेचते हैं बाबू, साड़ी बेचते हैं। अभी क्या है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कोलकाता में मेरा साड़ी जो है, मेरा कंपनी का साड़ी जो है, मेरा कंपनी का जो साड़ी है कोलकाता में बहुत बिकता है। साड़ी का नाम क्या दिए, मेरा कंपनी का नाम है रौनक साड़ी। क्या नाम है, ब्रांड का नाम दे दिए रौनक साड़ी। क्या नाम है बाबू, रौनक साड़ी ब्रांड का नाम है। तो मेरा रौनक साड़ी ब्रांड का जो नाम प्रोडक्ट है बहुत बिकता है कोलकाता में, फुल सेल, कोलकाता में बहुत बिक रहा। अब हम क्या सोच रहे, अब हम सोच रहे कि हम क्यों ना अपना बिजनेस बिहार में भी स्टार्ट करें। लेकिन अब एक चैलेंज है, व्हेन यू गो टू स्टार्ट द सेम बिजनेस इन बिहार देयर इज अ चैलेंज। व्हाट इज द चैलेंज, एक चैलेंज क्या है, हम बिहार में जाएंगे, वहाँ पर जा करके हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर के तो गोडाउन खरीदेंगे, फिर वहाँ पर हमको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, स्टाफ हायर करके फिर वहाँ पर से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरा बहुत सारा खर्चा एक्स्ट्रा लग जाएगा, उसके बाद बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा डर है। बात समझिए, एक आदमी का एक जगह मार्केट है, डज नॉट मीन आपका प्रोडक्ट दूसरा जगह भी बिकेगा। जैसे आप देखिए, सबसे सिंपल बात है, निको पार्क का कोलकाता में कितना डिमांड है बताइए। कोलकाता में जो भी आदमी आता है गर्मी में, भाई निको पार्क जाची एकदम पगला हो गए, खुद जाबे निको पार्क जाबे। हाँ, कोलकाता में जो लोग भी रहते हैं निको पार्क जाते हैं, क्योंकि बड़ा सुंदर सा चीज़ बोला गया है, इकोनॉमिक्स में ही लिखा हुआ है कि हर वो चीज़ वैल्यूबल होता है जो चीज़ कम होता है। सिंपल से याद रखिएगा, हर वो चीज़ का वैल्यू होता है इंसान की नज़रों में जो चीज़ क्या होता है, कम। जैसे देखिए पानी का दिक्कत है इस एरिया में, पीने वाला पानी का दिक्कत है इस एरिया में, जिस एरिया में हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो इस एरिया में पीने वाला पानी का दिक्कत है। तो आदमी क्या है, या तो खरीद रहा है डब्बा, या तो क्या कर रहा है बताइए, लाइन लगा के KMC का गाड़ी से पानी ले रहे हैं आप। और जिस एरिया में, जैसे पाक सर्कस एरिया में चले, वहाँ पे पीने वाला पानी का दिक्कत नहीं, तो क्या है, पानी ऐसे गिरते रहता है, बेकार पड़ा हुआ है। तो लोग उसी चीज़ का वैल्यू करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो चीज़ कम होता है। कोलकाता में निको पार्क का बहुत डिमांड है, क्या है बोलिए, यहाँ पे नहाने वाला जगह का कमी है। आप भाई बिहार में आप चले आइए, गांव में हम लोग जाते हैं। अच्छा एक बार बताइए, अगर हम बिहार में निको पार्क खोलेंगे चलेगा? हाँ, बोलेगा मुंह देखियो, अपना 500 रुपया नहाने का देंगे सिर्फ नहाने का 500-1000 रुपये का देगा बताइए। हर मतलब 500-500 मीटर में, हम लोग अपना गाँव में जाते देखते हैं, हर एक 500-500 मीटर में तालाब है, हर एक 500-500 मीटर में तालाब है, आदमी का पर्सनल तालाब है। अकेले नहा रहा बेटा, उसमें कोई नहीं है, दूर दूर कोई नहीं। आप बेसी से बेसी गाय भैंस नहा लेता है। तो आप सोचो यहाँ पर क्या है, निको पार्क का क्रेज़ देखिए, निको पार्क का कितना क्रेज़ है। अच्छा बताइए, निको पार्क में जो लोग पैसा देते हैं, वाई वी पे देयर, पैसा देते क्यों हो, नहाने का पैसा देते हो गाइस, बताओ। आर तो स्पेशली कुछ नहीं, क्योंकि वो कम है यहाँ पर, बात समझिए, कम है। जो चीज़ कम होता है ना, वो चीज़ का वैल्यू होता है। कोलकाता में भी अगर तालाब बहुत ज़्यादा होता है ना नहाने वाला, तो लोग इतना निको पार्क के लिए डिस्परेट नहीं होते, सोचिए। तो हर वो चीज़ वैल्यूबल होता है जो चीज़ कम होता है। तो निको पार्क अगर बिहार में खोल देंगे चलेगा, ज़रूरी है क्या? नहीं चलेगा। डोमिनोज का पिज़्ज़ा का दुकान अगर बिहार में खोलेंगे चलेगा? अरे हाँ, पाउरोटी में तरकारी मार के देते रहे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक द रिस्क। मेरा साड़ी का जो ब्रांड है वो कोलकाता में बिकता है, डज नॉट मीन ये बिहार में भी बिकेगा, ज़रूरी नहीं।
और उसके बावजूद अगर हम जाते हैं, दुकान खरीदते हैं, साड़ी को बेचते हैं, उसके बाद मेरा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, अगर लॉस हो गया तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, उस तरीका को बोलते हैं कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? कंसाइनमेंट। ये जो प्रॉब्लम आपको बताई, मतलब कंसाइनमेंट आया क्यों, सवाल ये है कंसाइनमेंट क्यों आया। तो कंसाइनमेंट का सबसे पहला कारण यही, पर कि कंसाइनमेंट होता क्या है। कंसाइनमेंट में क्या करेंगे हम, एक तरीका मेरे पास ये था अपना बिजनेस को बड़ा करने का। बिहार में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह हम क्या किए, ब्रांच खोले, कस्टमर नए नए स्टाफ को अपॉइंट किए, स्टाफ लोग से पैसा लिए, मतलब बहुत झमेला है। उस स्टाफ लोग को पैसा दिए, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जाके मैनेजमेंट किए। और सबसे हेडेक्स नहीं लेना चाहते आप, दिमाग में टेंशन नहीं लेना चाहते, सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप कंसाइनमेंट करिए। क्या करिए बाबू? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में होता क्या बताइए, जैसे हम कोलकाता के हैं, हम कोई बिहार का साड़ी वाला आदमी, बिहार में संतोष जी साड़ी बेचते हैं, बिहार में कौन साड़ी बेचते हैं? संतोष जी। तो हम संतोष जी से संपर्क करेंगे, संपर्क मतलब बातचीत करेंगे, हम इनको बोलेंगे संतोष जी से हम संपर्क करेंगे और संतोष जी को साड़ी बेचेंगे। संतोष जी को बेचेंगे कैसे? संतोष जी को लेकिन सुनिए, यहाँ से हम साड़ी भेज रहे, आप मेरा ब्रांड को बिहार में चलाइए, बिकता है तो कमीशन मिलेगा, नहीं बिकता है तो हमको वापस कर दीजिएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत है? बोलिए। बिकता है तो कमीशन मिलेगा, नहीं बिकता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। तो बोलिए सर इससे आपको फ़ायदा क्या? बहुत फ़ायदा है। एक तो मेरा बिजनेस ग्रो हो गया, इट इज़ सिंपली ग्रोइंग द बिजनेस विदाउट ओपनिंग द न्यू ब्रांचेस। बिजनेस को ग्रो कर दिए बिना नया ब्रांच ओपन किए, ना ब्रांच का खर्चा मेरा बच गया, जगह का खर्चा मेरा बच गया। हाँ, इसमें भी बहुत सारा खर्चा लगता है जो अभी बनाएंगे, लेकिन बहुत सारा खर्चा तो मेरा बच गया ना। तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन को सामान भेजता है बेचने के लिए, क्या करने के लिए बाबू? बेचने के लिए। थोड़ा इंग्लिश में अगर बोलेंगे, कंसाइनमेंट इज द टाइप ऑफ बिजनेस वेयर द वन बिजनेसमैन सेंड द गुड्स टू अनदर बिजनेसमैन फॉर सेलिंग देम। उसको बेचने के लिए, रखने के लिए नहीं, क्या करने के लिए वो? बेचने के लिए। तो जब एक बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन को सामान बेचता है, भेजता है, बेचता नहीं भेजता है, किस लिए भेजता है बताइए? बेचने के लिए। किसके लिए बाबू? बोलिए। बेचने के लिए। तो जब आप सामान बेचते हो बेचने के लिए, इसको क्या बोलते हो बाबू? कंसाइनमेंट। मीनिंग समझे कि नहीं समझे? तो इसके अब आप सोचेंगे सर ठीक है, आपका तो फायदा समझ आया कि आप भेजोगे तो आपका बिजनेस बड़ा होगा, तो ये बेचारा मासूम संतोष जी को क्या फ़ायदा होगा? संतोष जी को क्या मिलेगा इससे? कमीशन मिलेगा। संतोष जी को कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? कमीशन। तो कंसाइनमेंट इज द टाइप ऑफ बिजनेस वेयर वन पर्सन सेंड द गुड्स टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सेलिंग द गुड्स। क्या करने के लिए बताओ? बेचने। अगर ये बेचेंगे तो उनको क्या मिलेगा? कमीशन। क्या मिलेगा बाबू? कमीशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए लिखिए, यहाँ से पढ़ाई शुरू हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। समझे कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है? कंसाइनमेंट मतलब सामान खुद बेचेंगे ना किसी और के थ्रू बेचवाएंगे। तो आप बेचते हो ना बेचवाते हो? यस, बेचते हो कि बेचवाते हो? वाह क्या नॉलेज है आप लोग। लिखिए पॉइंट नंबर 1, कॉपी अच्छे से बना लेना, लॉन्ग कॉपी। हाँ, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इट इज द type of business is the type of business where goods are sent by one businessman goods are sent by one businessman to another businessman for selling the goods,
फॉर सेलिंग द क्या बाबू गुड्स। हो गया बाबू। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of expanding the business without opening new branches. Without opening new branches. देखिए, मतलब बिना नया ब्रांच खोले हुए बिजनेस को बढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ये कंसाइनमेंट। अच्छा, जो आदमी सामान भेजता है ना बाबू, उसको बोलते हैं कंसाइनर। लैंग्वेज पहले सीखना होगा आपको। सवाल बनाएंगे तो ये सब लाइन आपको परेशान करेगा। जैसे हम सामान भेज रहे, जैसे एक्स ऑफ कोलकाता सेंड गुड्स टू वाई ऑफ बिहार। एक्स सामान भेज रहा है वाई को, तो भेजने वाला को क्या बोलेंगे? कंसाइनर। जिसको भेजता है कंसाइनी। लैंग्वेज समझिए, जो भेजता है उसको बोलते हैं कंसाइनर, जिसको भेजते हैं कंसाइनी। देखिए स्पेलिंग यहाँ पे लिखते हैं बोर्ड में, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझोगे ना तो सम्स नहीं बना पाओगे। क्योंकि कभी कभी बोलता है इन द बुक सब कंसाइनर बनाइए, तो अकाउंट से अलग तरीका से बनेगा। अब बोलेगा इन द बुक सब कंसाइनी बनाइए, तो अकाउंट से अलग तरीका से बनेगा। बात समझिए? तो कंसाइनर, और दूसरा क्या वो कंसाइनी। ना नहीं था, नहीं था। कंसाइनर, कंसाइनी। देखिए, कंसाइनर का मतलब होता है द पर्सन हु सेंड द गुड्स, एंड कंसाइनी का मतलब जिसको भेजे। जैसे हम घी का डब्बा भेजे राज को, हम कौन? कंसाइनर। राज कौन? कंसाइनी। हमको क्या बोलेगा? कंसाइनर। राज को क्या बोलेगा? कंसाइनी। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये जो आपको कॉन्सेप्ट लिखवा रहा है ना, ये सम्स में नहीं पूछेगा आपसे, ये थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लिख रहे, आप समझ रहे ना? ये थ्योरी मत याद करने लग जाइएगा, ये समझाने के लिए आपको लिखवाया जा रहा। इस चैप्टर से सम्स आएगा 10 मार्क्स का कंपलसरी, थ्योरी नहीं आता है। लिखिए, बोले बाबू द पर्सन who send the goods are known as consignor. Point number 4. The person to whom goods are sent S-E-N-T, sent. Goods are sent, send नहीं होगा, sent, S-E-N-T, sent. पैसिव वॉइस में लिख रहे सेंटेंस। द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट, S-E-N-T, सेंट। बस समझे? देखिए आर के साथ कभी सेंट नहीं आएगा, सेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। बस समझ रहे ना? तो सेंट ही लिखेंगे, वो पैसिव वॉइस में लिखिए। गुड्स आर सेंट, S-E-N-T, सेंट इज नोन एज, द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट इज नोन एज कंसाइनी। कंसाइनी। अच्छा, तो कंसाइनर को मिलेगा क्या? कंसाइनर को मिलेगा क्या बताइए? कंसाइनर को मिलता क्या है बताइए? कंसाइनर को मिलता है इसके बदले कमीशन। तो पॉइंट नंबर, कंसाइनी को क्या मिलता है? कंसाइनी को क्या मिलेगा इसके बदले? कमीशन। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमीशन। कमीशन भी 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमीशन। पहले कॉन्सेप्ट रेडी कर ले। देयर आर
2 types of commission. Point number 1, कमीशन का टाइप देखिए, एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है डेल क्रेडर कमीशन। देखिए स्पेलिंग हम बोल देंगे, एक है ऑर्डिनरी कमीशन और एक है डेल क्रेडर, DEL डेल, CREDERE डेल क्रेडर कमीशन, COMMISSION कमीशन। एक तो ऑर्डिनरी कमीशन, एक तो डेल क्रेडर कमीशन, सम्स में काम आएगा। कभी कभी ना क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अच्छा उतार लीजिए फिर। देखिए अब भाइयों और बहनों, तो अगर आपसे पूछेगा कमीशन कितने तरह के, तो क्या होंगे, बोलेंगे आप 2, ऑर्डिनरी और क्या बाबू, डेल क्रेडर। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब क्या, नॉर्मल कमीशन। और डेल क्रेडर कमीशन का मतलब, नॉर्मल कमीशन मतलब आप सामान बेचोगे, आपको हम कमीशन देंगे 2%, 3%, 4%। तो कमीशन हमेशा सेल्स के वैल्यू पे निकलता है, याद रखिएगा। कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स वैल्यू, चाहे वो कोई भी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन हो, डेल क्रेडर कमीशन हो, वो हमेशा किस पे निकलेगा, वो सेल्स वैल्यू। ये आपको हम लिखवाएंगे पहले, उससे पहले डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब क्या, सामान बेचे हो कमीशन मिलेगा, इसमें कुछ नया नहीं था। जैसे हम आपको बोले कि आप सामान बेचिए, आपको हम 5% कमीशन देंगे, ये ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। फिर ये डेल क्रेडर कमीशन क्या है सर? डेल क्रेडर कमीशन का मतलब होता है बाबू कि आप सामान बेचिए, तो जब आप सामान को बेचिएगा तो आप कैश में भी बेच सकते हो, उधार में बेच सकते हो। तो जब आप उधार में बेचिएगा तो वहाँ पर बैड डेट भी तो हो सकता है, बैड डेट मतलब पैसा डूब भी तो सकता है। तो डेल क्रेडर कमीशन का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द कमीशन, इट इज़ अ स्पेशल कमीशन। और अगर ये कमीशन देंगे तो जो बैड डेट का नुकसान है वो किसका हो जाएगा, आपका। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए हम सामान भेजे, एक्स सामान भेजा वाई को, और वाई बेचता है, ठीक है। वाई सामान बेचा, वाई बेचते बेचते देखा कि 5,000 रुपया बैड डेट हो गया। बैड डेट मतलब डूब गया। वाई बेचते बेचते देखा 5,000 रुपया क्या हो गया बाबू, बैड डेट। बैड डेट हो गया, बैड डेट हो गया मतलब क्या हो गया होता है, ये डूब गया। तो अगर 5,000 रुपया डूब गया माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझिए, 5,000 डूब गया, तो ये 5,000 नुकसान किसका। अगर देखिए नॉर्मली ये नुकसान एक्स का, कि बिजनेस एक्स का, तो नुकसान है किसका, एक्स का, क्या बेचेंगे तो भाई बैड डेट तो होगा ही। लेकिन अगर हम लोग वाई को डेल क्रेडर कमीशन देंगे, कौन सा कमीशन देंगे बताइए, डेल क्रेडर। तो व्हेन यू पे डेल क्रेडर कमीशन, द लॉस ऑफ बैड डेट इज बॉर्न बाय द बी वाई। अगर आप डेल क्रेडर कमीशन देंगे तो नुकसान, जो बैड डेट का जो नुकसान होगा वो कौन बियर करता है बताइए, वाई। वाई मतलब कंसाइनी, कौन बियर करता है बाबू, कंसाइनी। प्लीज समझिए, बिजनेस मेरा है तो नुकसान भी किसका होगा, मेरा होगा, क्योंकि कंसाइनी तो बेचारा मेरा एजेंट है। तो अगर बिजनेस मेरा है तो नुकसान भी किसका होगा, मेरा होगा। बट इफ यू गिव डेल क्रेडर कमीशन टू द कंसाइनी, देन ऑल द लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द बैड डेट विल बी बॉर्न बाय कंसाइनी। अगर आप कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन देते हो, कौन सा कमीशन बताइए, डेल क्रेडर, तो बैड डेट वाला जो भी एंट्री होगा, बैड डेट से जो भी नुकसान होगा, उसका भरपाई कौन करेगा, कंसाइनर नहीं करेगा। कौन करेगा बताइए, कंसाइनी। ये सब रूल नहीं पता रहेगा तो समझ नहीं बना पाएंगे। कौन करेगा, कंसाइनर की कंसाइनी। तो बताइए नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन में फ़र्क क्या है। नॉर्मल कमीशन सेल बढ़ाने के लिए देते हैं, और डेल क्रेडर कमीशन हम लोग देते हैं इसलिए देते हैं जिससे कि बैड डेट का अगर नुकसान होता है, अगर कोई पैसा मार के भाग जाता है तो वो हम नहीं सहेंगे। कौन सा होगे, आप। कौन सा होगे, आप मतलब कंसाइनी। बोला आप मतलब आप मतलब कंसाइनी। लिखिए अब कितना कॉन्सेप्ट बाबू, 5 हो गया ना। कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखिए, डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन are those commission, deal credit commission are those commission which are
allowed, which are given to consignee for which consignee bears bears the risk of bad debt हो गया अब। देखिए, मतलब अगर हम सामान बेच रहे हैं और कोई हमको पैसा नहीं देता है, नुकसान हो जाता है, अगर ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर कमीशन का यूनिकनेस क्या है बताइए? ये कमीशन आप देते हो तो उस केस में बैड डेट का नुकसान कौन भरेगा? कंसाइनर नहीं, कंसाइनी, जिसको दिए वो आदमी भरेगा। यस नो गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर सम्स में चले जाएंगे। दो तरह का लॉस आपको मिलेगा सम्स बनाते बनाते, एक मिलेगा नॉर्मल लॉस और एक मिलेगा एबनॉर्मल लॉस। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको सम्स में ना खुद समझना पड़ेगा, कौन सा नॉर्मल लॉस है, कौन सा एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन उससे पहले हमको ये तो बताना चाहिए क्या होता है नॉर्मल लॉस। देखिए, नॉर्मल लॉस मतलब कुछ लॉस ऐसे होते हैं ना जो होगा ही होगा। जैसे अगर मेरा कांच का बिजनेस है तो कांच तो टूटेगा ही, 500 पीस कांच लेके आए तो एक तो कांच टूट जाएगा, इसमें कुछ नया यूनिक है क्या? तो नॉर्मल लॉस वो है विच आर एक्सपेक्टेड टू अराइज, दैट यू एक्सपेक्ट क्योंकि इट में अराइज, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये लॉस तो हो ही सकता है। तो नॉर्मल लॉस आर दोज लॉस विच आर एक्सपेक्टेड टू अराइज, जो होगा आपको पता है होगा ही होगा। जैसे सब्जी का बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत सब्जी सड़ जाएगा, स्वाभाविक सा बात। अगर ये आप लोग इसको देखो, पेट्रोल देख लीजिए, या फिर मान लीजिए आप उसको देख लीजिए, क्या नाम उसका, एसिड का बॉटल देखिए आप लोग, एसिड का बॉटल में देखिएगा ना रबड़ लगा रहता है, एसिड का बॉटल में ढक्कन नहीं देखिएगा, क्या लगा रहता है बताइए? रबड़। क्यों बोलिए? आप लोगों को पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, एसिड में इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन मतलब क्या ना, एसिड को अगर आप खुला छोड़ दीजिएगा वो धीरे धीरे बेटा पूरा उड़ जाएगा। पेट्रोल में भी सेम केस है। पेट्रोल की अगर मान लीजिए आज हम एक बोतल पेट्रोल खरीद के लाए और यहाँ पर रख दिए एक्सपेरिमेंट के लिए, और एक सप्ताह बाद आप लोग देखोगे ना पेट्रोल अपने आप कम हो जाए, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं बाबू? इवेपोरेशन। अगर कोई नॉर्मल बोतल होगा तो पेट्रोल का ख़त्म हो, उड़ जाना नॉर्मल लॉस है। अगर कांच का बिजनेस है तो टूट जाना नॉर्मल लॉस है। तो देखिए, दो तरह के लॉस होते हैं, एक तो नॉर्मल है, एक तो क्या वो एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो होगा ही होगा, इसको कौन सा लॉस बोलेंगे? नॉर्मल। क्योंकि दोनों जब सम्स बनाएंगे ना, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। नॉर्मल लॉस नेवर शोन इन द अकाउंट्स, याद रखिएगा। नॉर्मल लॉस का अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होगा, याद रखिएगा, अभी लिखवाएंगे आपको। नॉर्मल लॉस हैज़ नो एंट्री इन द अकाउंट्स, क्योंकि तो नॉर्मल है, होगा ही होगा। ये क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, अमाउंट पे भी इफेक्ट इसका डालेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, याद रखिएगा। नॉर्मल लॉस का कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस वो होता है जो होगा ही होगा। एबनॉर्मल लॉस क्या है? जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, जो अचानक से हुआ है, दैट कैन बी स्टॉप्ड। जैसे लॉस इन ट्रांजिट, मान लीजिए बंगाल से बिहार कोई सामान भेजे, गाड़ी एकदम स्पीड में चला रहा है, एकदम गाना सुन के गाड़ी चला रहा है, घी का डब्बा है तो 5-6 डब्बा जो है इससे घी गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? आपका बैड हैंडलिंग मतलब आप सही तरीक़ा से हैंडल नहीं कर सके, आप गलत तरीक़ा से गाड़ी चलाए, गलत तरीक़ा से सामान को होल्ड किए, तो इसको चाहते तो आप अवॉइड कर सकते थे। ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल लॉस। तो वो लॉस जो होगा ही होगा, वो कौन सा लॉस है बाबू? नॉर्मल। अब वो लॉस जिसको चाहे तो अवॉइड किया जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? एबनॉर्मल। लिखिए पहला 7 नंबर पॉइंट लिखिए, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, इसके बारे में लिखिए, दीज आर द loss which are unavoidable. These are the laws which are unavoidable. और उसका उसी में लिखिए, it has no accounting entry. It has no accounting entry.
इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होता है। हो गया। अब इसका अकाउंट्स में कोई एंट्री होगा नहीं। अब उसका लास्ट लिखिए कॉन्सेप्ट आज के लिए। 7 कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखिए एबनॉर्मल लॉस। इसके बारे में लिखिए। उसका लिखिए दीज आर द लॉस विच can be avoided, which can be avoided, and which arises due to bad handling, which arises due to bad handling, 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 bad handling। हो गया। इतना कॉन्सेप्ट सम्स बनाने के लिए काफ़ी। अब डायरेक्ट अगला दिन आएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, सम्स बनाना शुरू और कैलकुलेशन सिखाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ये सारा वर्ड को एक बार खाली रीडिंग मार के आइएगा बस। थैंक यू सो मच एवरीबडी। देखिए कल आप लोग का बैच 8 बजे सुबह में होगा। कल 8 बजे आप लोग का बैच है। क्या चीज़? कल सुबह 8 बजे। देखो आप लोगों को जिनको सुबह वाला बैच में नहीं करना था शाम वाला में करते। अभी तो शाम वाला बैच स्टार्ट होगा। बस में कोई एक ही बैच में पढ़िएगा ना, दोनों बैच में तो नहीं पढ़िएगा। बस अभी देखिए 8 बजे वाला कल बैच है आप लोग का। आपको वही बता दें क्योंकि कुछ बच्चे ऐड नहीं है ना, इसलिए बता दिए। 8 बजे आप लोग का कल लॉ का क्लास है। लॉ 8 बजे लॉ का क्लास। थैंक यू सो मच गाइस।